हेलो बच्चों, क्लास 9 केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन चल रहा था। आज हम पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था मानी जाती है। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ ही इस अवस्था को बना सकते हैं। देखिए, जैसे नाम से ही इसमें कुछ निकल रहा है, जैसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस ये भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस हैं और आइंस्टाइन ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं। कंडेंसेट बना है कंडेंसेशन से, अर्थात जब गैस के अणु आपस में पुनः मिल जाएं और वो क्या बना लें, लिक्विड बना लें, द्रव बना लें। गैस के अणु ठंडे होकर आपस में मिल जाएं और क्या बना लें, द्रव। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंडेंसेशन या संघनन। ठीक है, इसी से बना है ये कंडेंसेट। तो हम देखते हैं कि ये अवस्था कैसी अवस्था है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इस अवस्था को सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही निम्न ताप, कितना निम्न ताप, -273 डिग्री सेल्सियस, इसको हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। परम शून्य ताप पर ठंडा करके तैयार किया जाता है। देखें कैसे बनती होगी ये गैस, जो हमारी सामान्य वायु है। देखिए, घनत्व तो क्या है, हम बताए थे कि एक कंटेनर हो कोई और उस कंटेनर में कई चीज़ें अलग अलग भरी जाएं, तो सबसे ज़्यादा वजन जिसका हो उसका घनत्व सबसे अधिक होगा। या फिर हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जितने अणु पास पास हों उतना घनत्व उसका अधिक होगा। तो ये सामान्य वायु, ऑक्सीजन, अन्य बहुत सारी गैसें का मिश्रण जो है, इनका कुछ ना कुछ घनत्व होता है जो हम सांस के रूप में लेते हैं, इसका घनत्व होता है। और घनत्व के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनके अणु जो है, गैस है क्योंकि दूर दूर होंगे और इसका कुछ ना कुछ घनत्व होगा। हम कह रहे हैं कि 1,00,000 गुना कम घनत्व इसका कर दिया जाए। 1,00,000 गुना कम, यानी इनके मॉलिक्यूल्स को और दूर दूर कर दिया जाए, बहुत दूर दूर कर दिया जाए। कितना, 1,00,000 गुना कम दूर कर दिया जाए। तो ये मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर दिखाना ये संभव नहीं, लेकिन समझ लें कि 4 मॉलिक्यूल हैं और बहुत ही दूरी पर वो स्थित है, यानी गैस का घनत्व बहुत ही कम हो गया है। और फिर हम इस गैस को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम गैस को ठंडा करेंगे ये अणु पास आते चले जाएंगे, अणु पास आते चले जाएंगे, इनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम इसको 273 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे तो ये चारों मॉलिक्यूल एक दूसरे पर ओवरलैप करके एक ही मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेंगे, एक ही एटम बन जाएगा ये। और ये अवस्था कहलाएगी सुपर एटम, कहलाएगी सुपर एटम, परमाणु, सुपर एटम बन जाएगा ये। और हम इसको कहाँ सुपर कूल करते हैं। सुपर कूल कितने टेम्परेचर पे होगा, -273 डिग्री सेल्सियस पर।
तो दोबारा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले सन 1920, अच्छा ये जो गैस होती है, ये गैस है कौन सी, ये देखने का प्रयास करें कि इसमें जो है कौन सी गैस यूज़ की जा सकती है। तो वो गैस है बोशान। बोशान गैस है और उसको हम देखिए, कुछ होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, मौलिक कण होते हैं कुछ, जिनमें से दो मौलिक कण यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक फर्मियॉन्स और दूसरे बोशान। ये फर्मियॉन्स और बोशान फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इसमें फर्मियॉन्स जो है ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करता है और बोशान पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करता। अब प्रश्न यह उठता है कि पाउली का अपवर्जन नियम है क्या। देखिए, जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे तो हमको यह बताया जाएगा कि जो भी परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कोश में मूवमेंट करते हैं और उनके अंदर उपकोश होते हैं, उपकोशों के अंदर कक्षक होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोश, और कोशों के अंदर क्या होते हैं, उपकोश, और उपकोशों के अंदर कक्षक, और कक्षक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इनके आधार पर कुछ क्वांटम संख्याएं बनी हैं, क्वांटम संख्याएं। इन क्वांटम संख्याओं का मतलब क्या है, इन क्वांटम संख्याओं से हम इनकी स्थिति जान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति इन कोशों में, उपकोशों में, कक्षकों में इनकी स्थिति हम जान सकते हैं। किसकी सहायता से, क्वांटम संख्या की सहायता से। और क्वांटम संख्या होती हैं 4 प्रकार की। n से प्रदर्शित किया जाता है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। l से प्रदर्शित किया जा सकता है, ये द्विगुणित क्वांटम संख्या है। m से प्रदर्शित किया जाता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और s से चक्रण क्वांटम संख्या है। तो इसमें जो चक्रण क्वांटम संख्या है, चक्रण की बात की गई है, इसको हम अंतर में इसके प्रयोग करेंगे। देखिए, जो फर्मियॉन्स होते हैं उनकी चक्रण क्वांटम संख्याएं हमेशा फ्रैक्शन में आती हैं, 1/2, 1/2 फ्रैक्शन में आएंगी, कोई भी क्वांटम संख्या इनकी देखी जाए। और इनकी जो क्वांटम संख्या है वो चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन है, वो फ्रैक्शन में ना होकर होल नंबर में आएगी, 1 2 3 4। तो जो ये पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, उनका कोश, उनका उपकोश, उनके चक्रण की दिशा सभी कुछ समान नहीं हो सकता। यदि 3 चीज़ें समान हैं तो चौथी अवश्य भिन्न होगी। और ये बोशान क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में ये सारी चीज़ों को समान कर सकते हैं, यानी इनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है। ये विशेष प्रकार के पार्टिकल हैं और इनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है। इनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पाउली का अपवर्जन का नियम का पालन करते हैं। तो ये जो बोशान पार्टिकल है, बोशान गैस है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये बात समझ में बच्चों की आ गई होगी। इसके बारे में डिटेल आपको जानना नहीं था, आपका मुख्य ये है बोस-आइंस्टीन की परिभाषा और उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य। ठीक है, तो ये आगे चल के बच्चे पढ़ेंगे, ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट भी है। तो बच्चे इतना जान लें कि फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं कुछ, जिनमें से एक बोशान है। और ये एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फोटॉन्स इसका एक एग्जाम्पल है। फोटॉन्स क्या होते हैं, सूर्य का जो प्रकाश आता है उनकी जो ऊर्जा है वो फोटॉन्स के रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर आती है। और फर्मियॉन्स का एक उदाहरण है मीसॉन्स। तो यहाँ पर बच्चे ये चीज़ क्लियर कर लें कि बोशान एक ऐसी गैस है जो प्रोटॉन्स जिसमें होते हैं या फोटॉन्स होती हैं, और उसका घनत्व सामान्य वायु के घनत्व से काफ़ी कम होता है, और उनका चक्रण
होल नंबर में होता है, 1 2 3 4 एट्स ऑन। तो बोसान पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते, अर्थात बोसान के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इतना समझाने का हमारा विशेष मतलब था कि आप लोग बोसान के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। और ये जो फर्मियांश है, इस फर्मियांश से हम ये अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते, हम इससे बोसान से अवस्था प्राप्त करेंगे। अब आइए देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कोई गैस ली, इसको ठंडा करना शुरू किया, 20 डिग्री टेम्परेचर ठंडा किया, तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, कंडेंसेट करके संघनित होकर के द्रव में आ जाएगी। द्रव के अणुओं के बीच की दूरी कम होती है, किसकी अपेक्षा? गैसों की अपेक्षा। गैस के अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा है। इसको हम और ठंडा करते हैं। जब हम इसको और ठंडा करेंगे, 0 डिग्री तक जाएंगे, तो ये सॉलिड हो जाएगी, बर्फ़ अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, और ठंडा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? सॉलिड हो जाएगी। सॉलिड के बाद भी हम इसको और ठंडा करते जाएं और ठंडा करते जाएं, टेम्परेचर हमारा कहाँ पहुँच जाए? परम शून्य ताप पहुँच जाए, -273 केल्विन। एक बात बच्चे और जान लें कि दुनिया में, संसार में सबसे कम ताप संभव है तो वो कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। इतने ताप तक इसको अगर हम क्या कर दें? ठंडा कर दें, तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं, इनके जो ये कण हैं, ये एक दूसरे पर ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे में धंस जाएंगे। तो कुल मिला के वो एक ही मॉलिक्यूल का जो है प्रदर्शन करने लगेगा, एक यूनिट बन जाएगा। यहाँ पे अलग अलग यूनिट थे, यहाँ पर एक ही यूनिट प्रदर्शित करने लगेगा। तो इस अवस्था को हम कह सकते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सबसे ठंडी अवस्था है। कैसी अवस्था है? सबसे ठंडी अवस्था। इस अवस्था में देखिए, इसमें मूव करते रहते हैं मॉलिक्यूल, इसमें मूव करते रहते हैं, लेकिन इसमें मूव नहीं करेंगे, एकदम इनकी एनर्जी लो, एकदम एनर्जी लो। जितना ही ठंडा होंगे उतना ही एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की जो परिभाषा है वो ये हो सकती है कि सामान्य वायु के घनत्व से 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व वाली गैस को, कौन सी गैस? बोसान गैस को, या अन्य कई गैसें हैं, जैसे जो प्रैक्टिकल इन्होंने किया था 1995 में, आगे अभी बताएंगे, वो गैस उन्होंने ली थी रूबिडियम। आगे चल के देखें, इस अवस्था को सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही निम्न ताप पर ठंडा करके तैयार किया जाता है। या कह सकते हैं बोस-आइंस्टीन एक ऐसी अवस्था है, बहुत ठंडी अवस्था है, जो बोसान गैस से प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे बच्चे इसको समझ सकते हैं। अब इस पर कुछ विशेष चर्चा। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस 1920 ईस्वी में द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने द्रव्य की 5वीं अवस्था की कल्पना की और उससे संबंधित कुछ गणनाएं प्रस्तुत की या गणनाएं की। लेकिन इस अवस्था को इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया कि ये अवस्था भी होती है। गणनाएं इनकी चालू थी। इस बीच इनकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टीन से हुई। इन्होंने इनकी गणनाओं को समझा और इनकी गणनाओं के आधार पर सन 1924 में इन्होंने द्रव्य की 5वीं अवस्था BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की भविष्यवाणी कर दी। भविष्यवाणी करने के बाद काफ़ी दिनों तक ये संशय बना रहा कि क्या ऐसी भी अवस्था हो सकती है, क्या ये ऐसी अवस्था पॉसिबल है। बहुत साल बीत गए, काफ़ी वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग करना जारी रखा, पर कोई सफल नहीं हुआ। और लास्ट में सन
1995 ईस्वी में अमेरिका के 2 वैज्ञानिक कर्नेल कैटरेल तथा वैमन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया। इन्होंने गैस को बहुत कूल किया, बहुत ठंडा किया और ठंडा करते करते ये उस अवस्था तक पहुंच गए जैसा कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। और इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि द्रव्य की 5वीं अवस्था भी हो सकती है, जिसे हम अत्यंत ठंडी अवस्था कहते हैं, जिसके लिए इनको सन 2001 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि इन्होंने द्रव्य की 5वीं अवस्था के बारे में बताया था। तो बच्चे समझ गए होंगे द्रव्य की 5वीं अवस्था। एक बार हम पुनः बच्चों को बता दें, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक रेयर अवस्था है। जैसा कि हमने पढ़ा था, अत्यंत गर्म अवस्था क्या है? प्लाज्मा। वैसे ही अत्यंत ठंडी अवस्था क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है? जो गैस को हम ठंडा करेंगे, जिस गैस को हम ठंडा करेंगे, उस गैस का घनत्व बहुत कम होना चाहिए, सामान्य वायु के घनत्व से 1,00,000 गुना कम। और फिर उस गैस को हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे, -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे, तब यह अवस्था हमको प्राप्त हो सकती है। ये कैलकुलेशन वैज्ञानिकों का था। और ये जो बोसान के बारे में बताया गया है, ये विशेष इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चे इसको भी समझ लें। क्वांटम संख्या के बारे में बच्चे जान गए होंगे। क्वांटम संख्या क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो कोश होते हैं, जो उपकोश होते हैं, कक्षक होते हैं, उनकी स्थिति क्वांटम संख्या द्वारा पता लगती है। उनकी एनर्जी पता लगती है, कितनी एनर्जी है। तो जो फ्रियॉन्स होते हैं, इनमें कम ज़्यादा एनर्जी की कक्षाएं होती हैं, जिनमें कम ज़्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें एक समान एनर्जी के पार्टिकल होते हैं। इतना ही अंतर है। तो बच्चे इसको समझ गए होंगे कि बहुत ज़्यादा ठंडी अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो इतना बच्चों को नोट्स बनाना है, इतना, इससे ज़्यादा बच्चों को नहीं लिखना है, ठीक है। इसके आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब तक के लिए जितना भी बताया गया उसके नोट्स बच्चे बनाते रहें और तैयार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।